जबलपुर से भोपाल होते हुए मुंबई तक की अभिनेता आनंद मिश्रा की रोचक अभिनय यात्रा रही है। कई टीवी सीरियलों के अलावा घातक, दामिनी, बरसात, वक्त हमारा है, अंतरनाथ, सरदार पटेल, अंदाज अपना अपना, मुझसे शादी करोगी, हर दिल जो प्यार करेगा, चाइना गेट, पुकार, नायक सहित कई फिल्मों में उनके अभिनय को सराहा जा चुका है। वही कई कलाकारों को एक्टिंग की ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। आनंद मिश्रा जी, फिल्म संगम चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। आनंद जी, मुझे बताएं कि क्या आपके घर में कोई कला का माहौल था जिसने आपको अभिनय जगत में आने के लिए प्रेरित किया? हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में रीवा एक जगह है और उससे 40 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर एक जंगल के अंदर मेरा जन्म हुआ। और मेरे माता पिता दोनों किसान मजदूर थे, अनपढ़ थे, लेकिन उनके भीतर कला का थोड़ा बहुत तो था, क्योंकि जो बघेलखंडी हमारा बैकग्राउंड है उसमें जो गायकी होती थी वो माता के अंदर भी थी, पिता के अंदर भी थी। और जिस तरह से पारिवारिक माहौल होते हैं, इस गांव में उस गांव में या इस परिवार में उस परिवार में, वहां वो जाते थे, गाते थे और कमाल गाते थे। ये बड़ा अद्भुत है। शायद उसी वजह से कहीं ना कहीं मेरे भीतर वो जीव, वो जंतु, वो प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई। कोई घटना थी जिसने आपको लगा कि मुझे भी इसी में करियर बनाना चाहिए? हाँ, हमारे माता पिता हमें जबलपुर लेकर आ गए थे और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जहाँ रहते थे उस जगह का नाम था प्लाजा सिनेमा, जो कि किसी जमाने में पृथ्वीराज कपूर अपने नाटकों के मंचन, पठान और जो भी उनके नाटक थे वहाँ आया करते थे। और उस प्लाजा सिनेमा से पहले वो रंगमंच था जिसका नाम था सुंदर विलास थिएटर, जहाँ पर सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, प्रेमनाथ, बीना राज, जाने कितने लोगों ने वहाँ पर शोज किए होंगे। वहाँ मेरा पालन पोषण हुआ और बचपन से मैं सिनेमा हॉल में रहता था। तो आप समझ लीजिए कि जितनी फिल्में आती थी वहाँ लगती थी, सबको देखता था और उनके डायलॉग्स याद करना, उनके एक्टरों के बारे में जानना और उनकी कहानियों के बारे में बात करना, शायद वही एक प्रेरणा का स्रोत था जो मेरे भीतर उस कला को कहते हैं कि जन्म दे गया। और एक परिवर्तन आया जीवन में, जहां पर कि मैं जबलपुर में नाटक की दुनिया से जुड़ा। और वो संस्था थी विवेचना, वो आज भी है। हरिशंकर पारसाई जी, जो हमारे देश के नहीं विश्व के एक जाने माने व्यंग्यकार हैं, उनके संगत में हम जुड़े, जहां पर प्रोफेसर ज्ञान रंजन जी जो पहल की मैगजीन निकालते हैं वो, कमला प्रसाद जी, बहुत बड़े बड़े, मलय जी अभी उनका देहांत हो गया, तो जितने भी बुद्ध जी, केदारनाथ अग्रवाल, बाबा नागार्जुन, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ संगत रही। और उस विवेचना में जब मैं जुड़ा और मैंने वहाँ अलकनंदन जी के साथ जो पहला नाटक किया वो था दुलारी बाई। उस दुलारी बाई को हमें मध्य प्रदेश में कला परिषद एक समारोह कराती थी, वहाँ हम लाए। वहाँ हमारी मुलाकात हुई, एक कहानीकार है और बहुत ही जाने माने साहित्यकार हैं अशोक वाजपेयी जी, उनसे भेंट हुई। तो हमें पता चला कि हम जबलपुर से निकलकर एक प्रादेशिक स्तर पर रंगमंच में अपने आप को खड़ा कर पा रहे हैं। मैंने कहीं पढ़ा कि आप एनएसडी भी गए, फिर भोपाल में भारत रंग मंडल से भी जुड़े रहे, ये सब यात्रा क्या थी आपकी? हाँ, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1971-72 के दौरान, चूंकि मेरे पिताजी का इंतकाल हो चुका था और हमारे साथ एक बड़ी अजीब घटना घटी कि माता पिता दोनों जो कुछ भी कमाते थे वो साल भर जमा करते थे, 10 रुपए महीने, 15 रुपए महीने की नौकरी करके। पर साल के अंत में जब मेरी स्कूल की छुट्टियां होती थी तो वो तीर्थ यात्रा पर जाते थे। तो हमने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, तिरुपति बालाजी, जगन्नाथपुरी, तो लास्ट हम जब बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री की यात्रा पर गए तो पिता वहां पर बीमार हो गए और लौटने के बाद उनका इंतकाल हो गया। माँ अकेली बची। तो जब 1971 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हमने जाने की इच्छा जाहिर की और हमें वहां से निमंत्रण आया कि आप आ जाइए इंटरव्यू देने के लिए, तब हमारी माँ ने हमें कहा कि बेटा तुम 3 साल जाओगे, हम तो मर जाएंगे। और उस भावना की वजह से हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को हमने रोक दिया। उसके पश्चात हमें पता चला कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक
जो उस समय थे, श्री बीवी कारंत जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, हमारे गुरु हैं, वो मध्य प्रदेश आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में एक रंग मंडल स्थापित किया जाएगा जिसमें मध्य प्रदेश के कलाकारों को ही वहां मौका दिया जाएगा। तो हमने कहा ये अच्छा अवसर है कि डायरेक्ट स्कूल जाने की बजाय अगर रेपर्टरी में एडमिशन हो जाता है तो फिर हमने यहाँ अप्लाई किया और 79 के आसपास इंटरव्यूज हुए और 80 में कुछ 1500-1700 बच्चों में से हमारा सिलेक्शन हुआ, 15-16 लोगों का, और हम फिर मध्य प्रदेश रंग मंडल के पहले बैच के फाउंडर मेंबर, रंग मंडल के कलाकार बन गए। ये जो सारी आपकी ट्रेनिंग रही वो बेसिकली थिएटर की रही जी। तो जब आप वहाँ से मुंबई आने का निर्णय लिया तब क्या तकलीफें आ रही थी? हाँ, ये बहुत अच्छी बात। ये जब हम वहाँ पर हमने बहुत बड़े बड़े निर्देशकों के साथ रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता, बीवी कारंत, अलकनंदन, पणिक्कर जी, प्रसन्ना जी, देवराज अंकुर जी, रतन थियाम, जॉन मार्टिन, बैरी जॉन, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ हमें काम करने का मौका मिला और मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि बहुत नाटकों में मुझे मुख्य किरदार, जैसे बैरी जॉन का एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन आर्टिस्ट, या रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता का एंटीगनी, या हायवदन बीवी कारंत साहब का उसमें देवदत्त, या अलकनंदन का आधे अधूरे उसमें जुनेजा, वहां बहुत काम किया और बड़ी संतुष्टि थी। जब वहां से लगा मुझे कि अब हमें एक जगह बंधे रहने से बाहर निकलना चाहिए, एक तालाब की बजाय एक नदी की तरह बहाव चाहिए, तो हमने मुंबई आए हम। और मुंबई आने का हमारा एक ऐसा इत्तेफाक रहा कि हम एक कहते बाय एक्सीडेंटल आ गए। फिल्मों की तरफ हमारा कोई रुझान नहीं था कि हम फिल्म अभिनेता बने या सीरियल, वो बिल्कुल नहीं रहा। ये था कि बम्बई चलते हैं, वहाँ एक बड़े लेवल पर थिएटर काम करेंगे। और वो हम आए और हमने नाजरा बब्बर का जो सबसे बड़ा ग्रुप था उसे ज्वाइन किया और वहाँ बतौर एक्टर, बहुत लाइट डिजाइनर, सेट डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम किया। बहुत से प्लेस में एक्टिंग की। राजेंद्र गुप्ता जी के प्ले में यहाँ पर एक ही नाटक के अंदर 3-3, 4-4 रोल किए। और फिर मेरा मकसद जो था वो था एक निर्देशक बनना। और इत्तेफाक से नाजरा बब्बर ने मुझे ऑफर दिया कि आप कोई प्ले डायरेक्ट कीजिए। तो मुझे एक स्क्रिप्ट मिली, मुझे रंजीत कपूर साहब ने दिल्ली में एक घोड़ा 6 सवार के नाम से किया था। वो 1934-33 का अमेरिकन प्ले है और जॉर्ज इबिट और जेसी होम, 2 कलाकार, उन कलाकारों ने इम्प्रोवाइज करके उसे नाटक में कन्वर्ट किया। वो स्क्रिप्ट मिली और फिर मैंने उस पर काम किया, उसका एडेप्टेशन किया, उसे एडिट किया, उसे डायरेक्ट किया, जो पृथ्वी थिएटर में सुपर डुपर हिट नाजरा बब्बर जी के एकजुट का आज तक का सबसे बड़ा हिट प्ले है, वो मैंने डायरेक्ट किया था। उसका नाम था एक घोड़ा 3 सवार। जिसने भी उसे देखा उसने एक बार नहीं 10 बार देखा। लेकिन जब फिल्मों की बात आती है, फिल्मों में और थिएटर में जमीन आसमान का फर्क। जो भी कलाकार हिंदुस्तान से रंगमंच करके फिल्मों के लिए आते हैं, उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जिस बात का मुझे एहसास नहीं था कि सिनेमा जो है वो बहुत कॉम्पैक्ट चीज़ है और थिएटर बहुत ब्रॉड लाउड चीज़ है। क्योंकि मैंने तो करीबन आप समझिए कि 50,000 के ऑडियंस के सामने भी परफॉर्म किया है। तो सिनेमा जो है वो अगर आपकी एक पलक इतना भी करते हैं, उसका भी एक अर्थ होता है। अगर हिंदी लोगों में बहुत सारी दिक्कत होती है, परेशान होता है, ऐसे कर लेते हैं ना, ये सिनेमा में बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम गुस्सा करते हैं और बहुत मुंह खोलते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। वो चीज़ों की समझ तब आई जब मुझे बम्बई में पहला सीरियल मुझे मिला, मुजरिम हाजिर हो, राकेश चौधरी जी का था और नूतन जी थी, उत्पल दत्त थे, साथ में हमने काम किया है। तो उसमें मुझे एक किसान का रोल मिला। और फिल्म सिटी में पहले दिन शूटिंग हो रही थी, तो एक बच्चा है सदा, वो नीचे खड़ा है, छोटा बच्चा है, और मैं उसको गुब्बारे बेच रहा हूँ। और मैं डायलॉग जब भी बोलूँ तो मैं उस बच्चे की तरफ ऐसे झुक जाऊँ, जो रंगमंच में होता है कि हम पूरा करते हैं।
और हर बार डायरेक्टर कहे कट 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 कट, और कैमरामैन चिल्लाए किस डफर को लेके आ गए। मैं घर में आके बहुत रोया, और फिर मैंने सोचा क्या हो गया। अगले दिन मेरी शूटिंग थी अपना एसएल स्टूडियो चैम्बूर में, तो मुझे कोई मिला फिल्म में से जानकार आदमी। मैंने कहा यार कल मेरे साथ बहुत परेशानी हो गई, मैं घर रात भर रोया हूँ, आज मेरी शूटिंग है रात की, मुझे समझ में नहीं आ रहा कल क्या हुआ, तुझे क्या करना था। तो उसने बताया कि कैमरा तुम्हारा मिड क्लोज था और तुम जो है वो नेचुरल तरीके से कैमरे से फ्रेम से आउट हो जा रहे होगे, इसलिए हुआ होगा। इसलिए जब भी काम करना आज रात में तो कैमरामैन के पास जाना, उससे पूछना कि भाई सर मैं कितना फ्रेम में हूँ, मुझे बता दीजिए ताकि मैं इधर उधर ना जाऊँ, कंट्रोल में रहूँ। तो एक्टिंग सिनेमा की जब मैंने शुरू की, बहुत सी फिल्में की मैंने, घातक, दामनी, बरसात, अंदाज अपना अपना, बहुत काम किया, सर्कस किया, सीआईडी में 80 एपिसोड, बहुत बहुत काम किया, लेकिन हर बार सीखता था और सिनेमा सीखता था कि नहीं। जैसे राजकुमार संतोषी के पास 5-6 फिल्में की, शंकर जो है साउथ के बड़े डायरेक्टर, ऋषिकेश मुखर्जी, श्याम बेनेगल, इन सब के साथ काम करते हुए मैं कभी भी मेकअप रूम में जाके नहीं बैठता। मैं हमेशा किसी के, चाहे वो अमरीश पुरी हो, ओम पुरी हो, डैनी हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान, सबके साथ काम किया, अक्षय कुमार, सबके साथ काम किया। मैं हमेशा कैमरे के पीछे खड़े होकर देखता था कि कैमरे में क्या दिख रहा है, क्योंकि मॉनिटर बाद में आया, पहले मॉनिटर नहीं था तो हम लोगों को नहीं पता चलता था। जब मॉनिटर आ गया तो मैं देखता था कि अच्छा ये इतना कुछ कर रहा है लेकिन पूरा हाथ नहीं फैला रहा, ये तो कह रहा था। तो ये कंट्रोल की चीज़ है। फिल्म का अभिनय बड़ा सहज होना चाहिए, बहुत कंट्रोल होना चाहिए। थिएटर में हम लोग बहुत लाउड करते हैं, सिनेमा बिल्कुल अलग चीज़ है, जो आज मैं कह सकता हूँ कि हाँ सिनेमा की समझ थोड़ी सी हुई है मुझे, पूरी तो फिर भी नहीं कह सकता। आपके माता का पिता काफी गरीब थे, तो वहां से लेके जब बम्बई तक पहुंचे वो संघर्ष क्या था? बम्बई का अलग संघर्ष रहा होगा, वो क्या था? बम्बई का संघर्ष और माता पिता का तो मैंने बताया कि पिता मेरे 5.5 साल की उम्र में चले गए और माँ अनपढ़ थी, लेकिन माँ का मैं आज बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बीकॉम कराया, बहुत पढ़ाया, बहुत लिखाया, और कुछ मेरी संगत से मैंने जो साहित्य में, चाहे दुष्यंत कुमार हो या कह लीजिए ग्रीश कार्नाड हो या मैथिली शरण गुप्त हो या कवि हो, जिनको भी मैंने पढ़ा हुआ अपने संगत की वजह से पढ़ा। तो बहुत जीवन में हम माँ बेटे दोनों काम करते थे। मैं सुबह 4 बजे उठता था, 7 बजे स्कूल चला जाता था, 12 बजे लौटता था, माँ का साथ देता था, पढ़ता था। और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत, कह सकते हैं खराब ही कह लीजिए आप, 10 रुपये महीने पर मैं काम करता था, लोगों के बागीचे में पानी डालना, माली का काम करना, झाड़ू पोछा करना। मैंने सिनेमा हॉल में गाने की किताबें बेची हैं, उसी प्लाजा टॉकीज के अंदर 10 पैसे की। विनीत टॉकीज में भी जाकर बेचता था, जीने की राह में तो गाना गा के बेचता था, छोटा सा बच्चा था। तो मैंने भी खूब मेहनत की, माँ ने भी की। फिर जब मैं कॉलेज में चला गया तो मैंने नागपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी में 135 रुपये महीने पर जॉब शुरू की। फिर वहाँ पर मैं अकाउंटेंट बना, कैशियर बना, जर्नल मैनेजर बना। वहाँ भी मैंने 5 साल काम किया। नागपुर गोल्डन, बगई गोल्डन के मालिक, अशोका रोड लाइन्स के मालिक, वहाँ बहुत तरक्की की। फिर जब मैं भोपाल आ गया तो वहाँ भी 735 रुपये तनख्वाह थी। पत्नी थी मेरी, हम दोनों के कह सकते हैं कि अरेंज मैरिज भी थी और प्रेम विवाह भी था। पत्नी बीमार हो गई, वो बम्बई आ गई और वो फिल्मों में उन्होंने काम करना शुरू किया। मैं वहाँ भोपाल में था, मेरी कोई मंशा फिल्मों के लिए कभी रही नहीं। किया है इसलिए फिल्मों को मैं कभी बुरा नहीं कहता, बहुत बड़ा कैनवास है। लेकिन जब 40 करोड़ आबादी थी तब भी 10 हीरो थे, आज 140 करोड़ आबादी तो 10 हीरो भी नहीं है। तो ये डेस्टिनी का खेल है, लक है, मेहनत है, भाग्य है, धन है, उस चीज़ें बहुत कुछ मिलाकर सिनेमा में लोग आते हैं
और 20 करोड़ आदमी में एक भाग्यशाली होता है जो बहुत मध्यम निम्न वर्ग से आता है और फिल्म स्टार बन जाता है। वो 20 करोड़ में एक आदमी होता है, चाहे वो तब का हो, 1950 की बात हो। तो सिनेमा में जब पत्नी यहाँ आ गई और मैं वहाँ था, फिर मुझे लगा कि हम दोनों अलग रहते हैं तो चलो मैं यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ आए तो गृहस्थ जीवन अस्त व्यस्त हो गया और फिर मैं यहीं फंस कर रह गया। अब रहता, कहते ना, मरता क्या ना करता, तो थिएटर भी करता रहा, फिर जिसने जो काम बुलाया करता चला गया और इस तरह से 20-25 फिल्मों में किया काम, बहुत सारे सीरियल्स में काम किया। लेकिन सिनेमा बहुत बारीक चीज़ है। आपके एक आवाज़ से, आपकी एक सांस से, आपकी एक धड़कन से, आपके एक इमोशन से वो कैमरा पकड़ता है। उस बारीक चीज़ को समझने के लिए थिएटर आत्मविश्वास देता है। थिएटर आपको समाज में रहने की आदत डालता है, अपने को एक्टर्स के साथ रहने की आदत डालता है, एक्शन रिएक्शन समझाता है। लेकिन सिनेमा में कैमरे को देखकर एक्शन और रिएक्शन देना जिसने सीख लिया वही एक कलाकार बन पाता है। पृथ्वी थिएटर में बैठा था और लतीफ़ बिन्नी है, वो मेरे पास आए कि एक फिल्म बन रही राजकुमार संतोषी की, अंदाज अपना अपना, उसमें काम करोगे? तो मैंने कहा घातक का डायरेक्टर? बोले हाँ। मैंने हाँ करेंगे। और दूसरे दिन मैं शूटिंग पे चला गया। जगदीप के साथ मेरा सीन था और कई लोग एक्टर थे जो अभी बड़े बड़े एक्टर, कुछ नहीं भी हैं। तो वो सीन करने के बाद राजकुमार संतोषी ने तुरंत मुझे बुलाया कि अपने ऑफिस में आओ, मेरे ऑफिस में आना, हम नई फिल्म बना रहे हैं कमला हसन के साथ, घातक। और मैं ऑफिस गया, उसका उन्होंने एग्रीमेंट बना के दे दिया। फिर बाद में कमला हसन ने छोड़ दी, सनी देओल आ गए, उसका नाम घातक था। तो मुझे काम से काम मिला, मतलब मुझे आज तक मैंने ना, अभी भी मैं किसी से मुंबई में काम मांगने नहीं गया, मिलने गया। लेकिन जिस तरह से लोग स्ट्रगल करते हैं, फ़ोन करते हैं, बार बार मिलते हैं, मैं तब भी नहीं करा मैंने और ना आज भी करता हूँ। जैसे मुझे याद है विनोद पांडे जी, बहुत बड़े डायरेक्टर, उनका उस समय जब मैं मुंबई आया था तो बहुत बड़ा नाम था उनका, और उनका कोई एक एयर होस्टेस और कई कई सीरियल चल रहे थे। मैं उनसे तब नहीं मिल पाया। लेकिन उसके बाद मुझे मेरे मनीष जी, ये हमारा जो छोटा नाती है, इसको कोई काम बच्चे का, तो गए होंगे तो उन्होंने बात की होगी और फिर मुझे उन्होंने बुलाया। मैं उनके बंगले फ्लैट पर गया और उन्होंने कहा कि आप पढ़िए। तो मैंने पढ़ा स्क्रिप्ट उनके साथ और उस फिल्म में टाइटल रोल किया मैंने। फिल्म अभी भी उनके साझा सिनेमा में है, उसका नाम अंडरटेकर है फिल्म का। उसमें मतलब मेरे 2 गेटअप हैं और फिल्म का हीरो हूँ मैं। और अभी भी उनका एक वेब सीरीज़ किया मैंने, ऑब्सेशन, उसमें भी मेरा बहुत बड़ा रोल है। तो काम मुझे हमेशा अपने व्यवहार और अपने प्रतिभा से ही जो काम मिला, चाहे वो राजकुमार संतोषी ने दिया हो, ऋषिकेश मुखर्जी ने दिया हो या श्याम बाबू ने दिया हो। श्याम बेनेगल के साथ ही बहुत काम किया, कितने 6 या 7 एपिसोड तो जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया के, फिर उसके बाद उन्होंने अंतरनाथ फिल्म बनाई, उससे मुझे उन्हें डाकू का रोल दिया। उसके बाद उन्होंने सरदार पटेल प्रोड्यूस की, तो मैंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की। तो सिनेमा जो है वो एक चीज़ तो है कि अगर आप अच्छे अभिनेता हैं और व्यवहार कुशल हैं, आपको ज़्यादा 1.5 इंच ऊपर निर्मल वर्मा के नहीं है, तो आपको लोग दोबारा याद करते हैं। ये तो नहीं। अब तक आपने जितनी फिल्में की, उनमें से कौन सी फिल्में की किताब बहुत ज़्यादा कठिन रहे आपके लिए? जब मैं नया नया आया तो एक छोटा सा अनुभव श्याम बाबू का है कि शिवाजी का एपिसोड शूट हो रहा था फिल्म सिटी में, और चूंकि मुझे गुरुदत्त साहब की फिल्में बहुत पसंद थी बचपन से और आज भी, तो मुझे पता चला कि राममूर्ति साहब जो कागज़ के फूल, प्यासा और साहब बीबी गुलाम, इन फिल्मों के जो कैमरामैन है, वो इस सीरियल के कैमरामैन।
तो मैं तो पहले तो उनको प्रणाम किया, सफ़ेद छोटी सी हाइट, सफ़ेद कपड़े पहनते थे, बहुत दिल खुश हो गया। मैंने कहा बस भी काम मिले ना मिले, कैमरा मैन को देख लिया। उसका श्याम बाबू ने मुझे उसमें एक किरदार दिया जो शिवाजी के खिलाफ है। वो सीन हम शूट करने के लिए तो आनंद देसाई, ये काफ़ी बड़े बड़े एक्टर थे उसमें, और शिवाजी से जाकर मैं आमने सामने खड़ा कर बहस करता हूँ। तो वो मास्टर शॉट था और शायद मुझे सिनेमा की समझ नहीं थी और मैंने थिएटर की तरह किया, और वो उस कैमरे की जो शॉट लगा हुआ था उसकी ज़रूरत थी। तो बड़ा अप्रिशिएट हुआ कि क्या बात है, क्या इंटेंसिटी है, क्या है वो है। फिर जब क्लोज लगा तो फिर मैंने उतना किया, तो श्याम बाबू ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसमें थोड़ा कम करो आनंद, कम करो, ये वो बहुत अच्छा था, यहाँ इतना नहीं चाहिए। तब थोड़ा सा समझा कि अच्छा ये इतना ही है, इतना ही, वो समझा। और नसरुद्दीन शाह साहब के बारे में बहुत सुना था, और भोपाल में ये आए थे अपना अलख पदमसी, पल पदमसी, पंकज कपूर, नसरुद्दीन शाह, ये सब लोग आए थे। तो एक वर्कशॉप था, उनकी डेथ हो गई वो डायरेक्टर की जिन्होंने महाभारत अंग्रेजी में डायरेक्ट किया है, वो दुनिया के सबसे बड़े डायरेक्टर, अभी नाम याद आएगा। तो वहाँ पर हमने नसरुद्दीन शाह को देखा तो बड़ा एक सम्मान कि भाई बड़ा अच्छा एक्टर है, उसके साथ काम करना, आंखों में आंखें डाल के बात करना, वो एक कॉन्फिडेंस दे रहा था। उसके बाद मैंने बताया आपको वो उसका सीरियल का तजुर्बा कि कैमरे में जब फंस गया मैं, वो चीज़ें समझ में आई। तो एक जो इसमें मुझे जो अनुभव हुआ कि जब हम एक बतौर अभिनेता किसी किरदार को करते हैं तो एक कैरेक्टर में एक सीक्वेंस है कि एक बच्चा जो है वो मैंने उसको पाल कर बड़ा किया। ये इसका अंडरटेकर का सीन है, और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, 70-80 साल का हो चुका हूँ, वो 25 साल का जवान हो चुका है, और वो कह रहा है कि बाबा तुमने मेरे लिए क्या किया, जबकि उसकी माँ मर गई, वो मेरी शरण में रहा, मैंने उसको पाला पोसा बड़ा किया, मुर्दों को जलाना सिखाया, मुर्दों को दफनाना सिखाया। आज वो मुझसे कह रहा है कि बाबा आपने मेरे लिए क्या किया। मैं वो लड़की से प्यार करता हूँ, वो मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है। तो मुझे बड़ा आश्चर्यचकित होता है और चिढ़ जाता हूँ मैं, लेकिन कह कुछ नहीं पाता। तो मेरी आंखों को देखकर वो आता है और मेरे माथे को चूम के निकल जाता है। और वो जो उसके जाने के बाद जब कैमरा उधर जाता है और मैं टर्न होकर देखता हूँ, तो जब मैं पलट के कैमरे की तरफ देख रहा था कि वो लड़का चला गया, लेकिन यही मैंने कहा ना, कैमरे को कैरेक्टर समझना और वो सारे इमोशन कैमरे पे जानी चाहिए। जब मैंने इसे पलट कर उस चीज़ को देखा और मेरे आंसू आए, फिर मैंने उन आंसुओं को संभालने के लिए एक बार ऐसे किया, कोई ग्लिसरीन नहीं था, ऑटोमेटिक आए थे। तो डायरेक्टर ने कहा कट आनंद, मेरा बस चले, मैं तुम्हें ऑस्कर अवार्ड दे दूँ। मैंने कहा सर आपने बोल दिया, मुझे मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जज्बात, बहुत मर्तबा हम जब एक्टिंग करते हैं हम सेटिस्फाइड नहीं होते, हम कई बार खुद सेटिस्फाइड नहीं होते हैं हमने जो कुछ किया उससे, बट डायरेक्टर कहता है ओके ओके आनंद जी वेरी गुड। तब हमें लगता है कि हम कहें कि सर मैं इससे अच्छा कर सकता। ऐसा कई बार हुआ है। राजकुमार संतोषी जी की फिल्म थी घातक में, नहीं दामिनी में वो सीन नहीं है, कट गया, कि विजेंद्र घाट के पुलिस स्टेशन पे मेरे बाल पकड़ के मुझे टॉर्चर करते हैं, बताओ कि उर्वी के साथ क्या हुआ। और वो रात का सीन हो रहा था, ऊपर से लाइट और बिल्कुल अंधेरा, कैमरा, स्पिन ड्रॉप साइलेंस, तकरीबन 12-1-2 बजे की बातचीत है। तो वो जो फीलिंग्स आ रही थी मेरे अंदर, मुझे लग रहा था कि शायद इससे और बेहतर कर सकते, पर उन्होंने कहा नहीं, कमाल कर दिया। और राज्य के जेब में 5,000 रुपये थे, उन्होंने मुझे कैश दे दिया, मुझे ऐश करो।
तो डायरेक्टर खुश हो जाता है, लेकिन एक्टर को कई बार ऐसा लगता है कि इससे बेहतर कर सकते हैं। बहुत सिचुएशन आती हैं। मुझे याद है एक डैनी साहब प्रोड्यूसर थे और रोमेश शर्मा डायरेक्टर थे। सीरियल का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो बड़ा सीरियल था। तो हमारा डैनी साहब का रनिंग रोल था उसमें, डीडी पे आता था। उसूल 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 या उसूल। तो उसमें जो फिल्म सिटी में जो एड लैब है वो तब बन रहा था। तो उसकी सीढ़ियों पर एक कैरेक्टर मुझे लात मारता है, तो उन्होंने मुझे यहाँ कुछ पैडिंग वेडिंग दी और मैंने कहा कि हाँ मैं करूँगा। जिंदगी में सीढ़ियों से पलटना कभी नहीं था मैं, कि पूरी बॉडी ऐसे जाएगी, फिल्मों में देखा था। और मैंने कहा मैं करूँगा, और कैमरा नीचे लगा, उसमें मतलब मैं लुढ़कते हुए आता और डैनी साहब मेरे को ऐसे पकड़ते हैं, वहाँ कट होता है और ऊपर जो है कुछ 12-15 सीढ़ियों में लेट गया, उसने लात मारी और मैं जो गिर रहा था जो मेरे यहाँ और यहाँ लग रही थी, बट खून की घूंट पीकर मैंने कहा अगर मैंने वो आगे किया तो गड़बड़ हो जाएगा, शॉट में मर जाऊं कोई बात नहीं। फिर डैनी साहब ने जैसे ही मुझे पकड़ा, कट हुआ, बोले आनंद तेरे को बहुत लगी होगी यार, तेरे को बहुत लगी होगी। मैंने डैनी साहब बहुत लगी। बोले बोलना चाहिए ना, कहते पहली बार कर रहा है क्या? बोले मैं देख रहा था तू कैसे गिर रहा है। तो डैनी साहब ने सिखाया मेरे को कि हमेशा ये जो जगह है सर, ये हड्डी वाली जितनी जगह है, जब भी आप अगर गिरते हैं इसको हमेशा ऊपर रखिए ताकि यहाँ लगे, यहाँ ना लगे। यहाँ लगेगा बहुत खतरनाक, और यहाँ लगेगा तो महीनों दर्द होगा, यहाँ लगेगा तो कुछ चीज़ें एक्टर भी आपको सिखाते हैं। लेकिन ऐसी बहुत स्थितियाँ बहुत सी फिल्मों में कैसे कह सकते हैं आप, बहुत तजुर्बे हैं। सर्कस में जो हम लोग काम करते थे उसमें शाहरुख खान भी थे, अजीज भाई, सईद भाई, कुंदन शाह तो अब है नहीं, वो भी थे। तो हम लोग गोवा में जब अपोलो सर्कस गया, हम लोग यहाँ से वहाँ जाते थे और 2-3 यूनिट होती थी। एक अजीज मिर्जा डायरेक्ट करते थे, एक सईद भाई, एक कुंदन भाई, हम सब कलाकार यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। तो वहाँ हाथियों के साथ काम करना, वो जो हम जो देखते हैं वो जो जोकर, क्योंकि मैं उसमें जोकर बना था, विलन जोकर, रमा विज की जो लव स्टोरी थी उसका विलन रहता हूँ मैं। वो एक्टर पंजाबी के मर गए, बहुत बड़े स्टार थे वो। तो देखना शूटिंग में, फिल्म देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ना वो बहुत भयावह होता है, क्योंकि आप जोकर नहीं है। लेकिन अब आपको उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, बांध दिया तार, तू लटक जा और छोड़ दे। छोड़ तो देते हैं लेकिन जान यहाँ आ जाती। ऐसे बहुत तजुर्बे होते हैं, बहुत 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 खतरनाक। जी। और भी कोई रोचक किस्सा है आपके पास? और इसका सिनेमा का? हाँ, सिनेमा की बात करते हैं। हाँ, सिनेमा में हाँ, हम लोग एक फिल्म कर रहे थे, संगीत शिवन डायरेक्टर थे और सनी देओल जी और सुष्मिता हीरो हीरोइन थे, अनुपम खेर, दीना पाठक। हम लोग तो ऊटी में शूट कर रहे थे, फिल्म का नाम था जोर। वो एक शूटिंग का किस्सा बहुत मज़ेदार है कि सुबह 4 बजे उठते थे, 5:30 बजे हम लोग निकल के 6 बजे आ जाते थे, 7 बजे शूटिंग करते थे। एक शॉट हो जाता था, नाश्ता करते थे, नाश्ता करने के बाद फिर शूटिंग शुरू होती थी। और जितनी देर अनुपम खेर, हम सब लोग, तो जितनी देर शूटिंग मतलब लाइटिंग और ये सब चलता था, उतनी देर हम सब लोग क्रिकेट खेलते थे। हाँ, वो फर्निल पैलेस एक जगह है, बहुत शूटिंग होती है वहाँ, बंगलो है बड़ा, वही है उनका, सनी देओल अनुपम खेर का घर बताया था, वहीं थे हम लोग। वो एक बहुत ही शानदार किस्सा है कि शूटिंग में पता ही नहीं चलता था कि शूटिंग करने आए, मतलब आराम से क्रिकेट खेल रहे हैं। जब तुम्हारा शॉट है आ जाओ, वहाँ किसका इनका है क्या? नहीं, तो ये बॉलिंग करेगा ना, तुम जाओ। अब वो चला गया, बाकी अपना सीन करके आ गया, फिर क्रिकेट खेलते रहे। ये रहा सर्कस में बहुत ही अच्छा अनुभव था कि अजीज मिर्जा भाई जो है वो खड़े खड़े पत्ते खेलते थे, 5 रुपए के। 4 लोग इकट्ठे किए, उनको 12-12 13-13 पत्ते बांट दिए और शो करो, मतलब क्या है, 3 इक्का 3 बादशाह चाहिए, और जो जीता 5 रुपए जीता। वो हाँ, इस तरह का मतलब कैमरामैन बोलता भाई शॉट रेडी है, अरे यार 5 रुपए हार गया।
ऐसी चीजें भी है। बहुत अलग अलग डायरेक्टर के अलग अलग, जैसे ऋषिकेश मुखर्जी, ग्रेट, बहुत बहुत ही कमाल के डायरेक्टर, उनके साथ काम करने का बहुत मजा आता था। फिर एक हमारे हमराही सीरियल, ये हिमानी शिवपुरी जो है, वो मेरी वाइफ बनी थी देवकी भौजाई, और मैं चोखे, डीडी पर आता था। वहाँ भी हम लोग बहुत मस्ती करते थे, उड़न में ही पूरी शूटिंग होती थी। अरे हाँ, एक और बहुत अच्छी चीज़ कि उस सीरियल के जो स्पॉन्सरशिप थी वो JRD टाटा साहब ने की थी। और जो वाइट हाउस ग्रांट रोड पर उनका ऑफिस था, वहाँ पर हम जाते थे। और एक बार सौभाग्य से JRD टाटा साहब उड़न आए, और उड़न में हमारी शूटिंग खत्म हो गई थी। जनवरी फरवरी का महीना था, तो लॉन, जो होटल का लॉन है, उस सब में हम लोग बैठे अपना पार्टी कर रहे थे, 20-25 लोग सब बैठे हुए थे। एक कार आई, उसमें से एक शख्स उतरा, छोटा सा पंडित जैकेट पहने हुए। सब लोग खड़े हो गए, कौन है कौन है कौन है? अरे बोले JRD टाटा है। और वो इतने सहज इंसान, वो चलकर आए और उसी घास पर वो हमारे साथ 2 घंटे बैठे। वो एक अद्भुत अनुभव, मतलब सीरियल से कनेक्टेड है, फिल्म लाइन से कनेक्टेड है, लेकिन बड़े लोगों की सहजता का एक उदाहरण है। जैसे अजय देवगन जी के साथ में काम कर रहा था, बहुत ही, उस फिल्म को क्रिटिसाइज किया गया, राम गोपाल वर्मा की आग, शोले का रीमेक। तो उसमें अमित जी भी थे, अमिताभ बच्चन साहब भी थे, अजय देवगन जी भी थे, और उसमें प्रशांत राज और निशा कोठारी 2 मेरे स्टूडेंट थे, और मैं भी उसमें घुंघरू, जो बसंती के बाप का रोल कर रहा था। तो रसिका दवे मेरी बीवी बनी थी। तो रात भर हम अजय देवगन जी के साथ यारी रोड में कुएं पे कूदने वाला जो सीन है वो कर रहे थे, टंकी वाला। तो उनकी भी सादगी मैंने देखी कि बेहद सुलझे साफ इंसान है। अमरीश पुरी जी के साथ काम किया, वो भी बहुत मजाहिया इंसान। डैनी साहब बहुत अच्छे, नसीर भाई बहुत इमोशनल। ओम जी के साथ तो मैंने बहुत सीरियल्स में भी ओम पुरी जी के साथ काम किया, फिल्मों में भी काम किया। तो मैंने देखा कि जितने पुराने जो लोग थे वो सच्चे कलाकार थे, उनके अंदर अहम नाम की चीज़ नहीं थी। जैसे डैनी साहब, कोई बारिश हो जाती थी सेट पे तो कहीं पर भी कुर्सी लगा के बैठ जाते थे, नहीं है कुर्सी तो कोई चबूतरा उस पर बैठ गए, घंटों बातें कर रहे हैं, जो अब बहुत मिसिंग है। अब बड़ा एटीट्यूड आ गया है, कला शायद कम है या है भगवान जाने, बट जो प्रूव कर चुके हैं भाई, उन लोगों के साथ काम करके, जैसे पंकज कपूर जी आज भी बेहद सुलझे हुए इंसान हैं। हमने ऋषिकेश मुखर्जी साहब की पहला एपिसोड साथ में, पंकज कपूर, मैं, अरुण गोविल, 3 ही कैरेक्टर पूरा एपिसोड। कभी हमने कहीं महसूस ही नहीं किया कि ये पंकज कपूर है या अरुण गोविल राम बन चुके, इतने बड़े बड़े सहज सिंपल। अभी ऋषिदा की बात क्या कहें, मतलब शाम भी नहीं कर साहब को क्या कहें। श्याम बाबू में मैंने कभी नहीं देखा वो कि कुछ नहीं, सुबह का नाश्ता साथ में करेंगे, रात का खाना साथ में खाएंगे, और एक भी कलाकार आए तो नहीं खाते हैं। हमको याद है फिल्म सिटी में हम लोग आखिरी एपिसोड 53 नंबर का एपिसोड शूट कर रहे थे। शबाना आजमी, ओम पुरी, हम सब थे, वीरेंद्र सक्सेना, बहुत लोग थे। तो दोपहर को कुछ 25-50 कुर्सियां ऐसी लगी और श्याम जी की लगी। हम सब वो पहाड़ के ऊपर खाना खा, जहाँ सेट लगा उसके नीचे तालाब है। हमारे सेट पे बकरियां बंधी हुई थी। अचानक में आवाज आ रही, समझे क्या है, क्या देखा तो एक शेर जो है वो बकरी को मुंह में दबा के ले जा। अरे वो बकरी उठा ले गया, सेट की ले गया भाई, ले गया, कौन उससे पंगा ले। 2 घंटे बाद हम देखा नीचे तालाब में 3-4 शेर पानी पीना है। बोले खा पी लिया, अब तो पानी पीना है। तो हम लोग बहुत मजाक करते थे कि ओम जी आप तो पैसे वाले हैं, आप एक काम करना, आप सोने का पिंजरा बनवा लेना, हम लोग वीरेंद्र सक्सेना, हम लोग लोहे का पिंजरा बनाएंगे, उसी में आया करेंगे शूटिंग पे। खोला, शूटिंग की, पिंजरा बंद हो गया, वे शेर ना रह जाए। तो बहुत मस्ती करते थे, बहुत अनुभव है, बहुत मजेदार अनुभव। ओम पुरी जी, नसीर भाई, हम लोग चाइना गेट फिल्म कर रहे थे, उसका गंगावती है कर्नाटका में, जहाँ
अंजनी टेम्पल है, हनुमान जी जहाँ पैदा हुए उसी के पास हमारे पहाड़ों में। तो नसीर भाई और ओम जी अमरीश जी को बहुत बहुत शरारत करते थे, बहुत छेड़ते थे कि अभी तुमको अवार्ड मिला है, आज पार्टी देनी पड़ेगी। तो वो होता है कि एक आदमी के स्वभाव को जब जानते हैं जो लोग, और हक बनता है तभी लोग मजाक करते हैं। बट बहुत अच्छे लोग, बहुत कमाल के लोग थे, बहुत। अब धीरे धीरे दुनिया बदल रही है, लेकिन ये है कि अगर आपके अंदर वास्तविक में कला है, वास्तविकता है, आपको महसूस होता है कि हाँ मैं एक अच्छा कलाकार हूँ, तो मैंने चाहे वो मैं हाँ दिलीप साहब से मेरी मुलाकात, उनके साथ ही मैंने काम किया। एक वो उर्दू सीरियल बना रहे थे, तो मुझे किसी ने भेजा पृथ्वी थिएटर से, तो मैं उनके बंगले पर गया और इतने बड़े स्टार, हालांकि मुझे 2 घंटा बैठना पड़ा। जब वो ऑफिस आए, डायरेक्टर साहब ने कहा कि आपको बुला रहे हैं। मैं गया तो दिलीप साहब की शख्सियत को देखकर मैं हिल गया कि वो खड़े हुए, और खड़े होने के बाद उन्होंने मुझे आदाब किया, कहा तशरीफ रखिए। मैं बैठा, सोचा बैठूं, फिर नहीं इतना बड़ा आदमी नहीं, सर आप तशरीफ रखिए। उन्हें बैठ गए वो, और फिर उन्होंने मुझसे आधा घंटे बातचीत की, क्या करते हैं आप, क्या किया है, उर्दू ज़बान कैसी, आप नुक्ते के बारे में जानते हैं, क्या पढ़ा है आपने। तो अद्भुत, मतलब ज्ञान का भंडार थे दिलीप साहब। मतलब कहते ना कि एक अभिनेता नहीं थे वो। अगर मैं कहूँ कि मैंने एक कहीं वीडियो किसने शेयर किया था, हाँ विनोद पांडे जी जब BBC लंदन में थे, उन्होंने दिलीप साहब का इंटरव्यू लिया था। वो इंटरव्यू मुझे उन्होंने भेजा, तो जिस जबान में दिलीप साहब जो बातें अरबी, फारसी, उर्दू के अल्फाज बयां कर रहे थे, वो एक अनपढ़ आदमी नहीं कर सकता, समझ ही नहीं सकता। जैसे कहूँ कि मुगल आजम फिल्म के जो डायलॉग्स हैं, आज की जो हमारी पीढ़ी है वो शायद उनका अर्थ भी नहीं समझेगी कि वो क्या कह रहा है। तो अभिनेता होने के साथ साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गुलजार साहब को पढ़ते हैं या जावेद अख्तर साहब को पढ़ते हैं, तो आपको दुष्यंत कुमार भी पढ़ना चाहिए, बाबा नागार्जुन भी पढ़ना चाहिए, आपको कबीर भी पढ़ना चाहिए, फैज़ अहमद फैज़ भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ाई एक कलाकार के भीतर जो चीज़ें गिठानों में बनी हुई होती हैं, उनको वो खोलता है। एक नॉवेल को पढ़ने से एक ही लाइन, जैसे मुझे याद है भोपाल में मैं फैज़ अहमद फैज़ साहब से मिला था, वो आए हुए थे भोपाल में, हम तमाम रात बैठे थे। उन्होंने एक लाइन बहुत खूबसूरत कही थी, रात के 3 बजे या 4 बजे की बात है। वो लाइन मुझे आज तक याद है कि दिन तो यूं ही गुजर जाता है, दिन तो यूं ही गुजर जाता है, इस रात को किस खाने में रखूं। ये लाइन मुझे आज भी याद है। जैसे दुष्यंत कुमार जी की बातें अगर आता है तो जैसे कितनी बड़ी बात है, मोहब्बत कह लीजिए या सच्चाई कह लीजिए, कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता, है ना। एक जंगल है तेरी आंखों में जहाँ मैं राह भूल जाता, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तो ये तजुर्बे हैं जिनको पूरी जिंदगी के सोच को एक लाइन में पिरो देना, वो बहुत बड़ी बात है। कि बड़ा भया तो का भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो अभिनेता बनिए फल वाला वृक्ष, छांव वाला वृक्ष, ना कि दूर वाला फल और धूप वाली जगह। आपने जब करियर शुरू किया उस वक्त माहौल बहुत अलग था जी। उस वक्त एक डायरेक्टर अपने हीरो के कंधे पर हाथ रख के बात कर सकता जी 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 बिल्कुल। आज ये सारे माहौल बदल चुका है जी। आपके इतने तजुर्बे भी हैं, अनुभव भी हैं, कि क्या वजह रहे कि ये सारा बदलाव आ गया? हाँ ये बड़ा भारी, हाँ इसको यूं कहें कि हाँ, इसका एक दूसरा मैं उदाहरण देता हूँ, उससे ये बात भी जुड़ी हुई है कि अगर हम राजेश खन्ना के दौर
तक की फिल्में और उनके गीतों को सुने तो उसमें प्यार, मोहब्बत, विछोह और बहुत भावनाएं जुड़ी हुई होती। इसीलिए एक अभिनेता की 12 फिल्में बनती हैं और 12 की 12 फिल्में सबकी सब हाउसफुल चल रही, 25 हफ्ते 50 हफ्ते। तब भावना प्रधान समय था। और 75 के बाद, शोले फिल्म आने के बाद से धीरे धीरे सिनेमा में परिवर्तन आया। जैसे मैं कहूँ कि संगीत में भी परिवर्तन आया। जो एस.डी. बर्मन साहब जिस तरह के गीत बनाते थे, आर.डी. बर्मन साहब ने उसका थोड़ा फॉलो किया। फिर और नाम नहीं लूँगा, बहुत से संगीतकार आए जिन्होंने विदेशी धुनों को उठाकर यहाँ किया। और जो साउथ अफ्रीका का रैप, मतलब रैप जिसे बोलते हैं, वो एक्चुअली प्रोटेस्ट है। वो वहाँ के मजदूरों का नारा है। जो भीड़ नारे लगाती है, वो गाने की पद्धति नहीं है रैप है। ये मजदूरों के जैसे हमारा नेता कैसा हो, उस तरह के नारे हैं। उन नारों को ही रैप का नाम देकर गीत बन रहे हैं। और धीरे धीरे संगीत की मृत्यु, कहानियों की मृत्यु, भावनाओं की मृत्यु। और आज भी अगर आप साउथ की फिल्में देखेंगे तो आपको मंदिर, औरत जो आपकी हीरोइन है उसके फूल, पूरा घाघरा चोली, वो बिल्कुल गांव के परिवेश में आपको नायिका देखने को मिलेगी। आपको मंदिर मिलेंगे, आरती मिलेगी, खेत मिलेगा, गांव मिलेगा, सब साउथ के फिल्म मिलेगा। हमारे आयातित ताकि जो भावना है कि हम बनना चाहते हैं अमेरिका और बन रहे हैं बैंकॉक, उसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे समाज में दूरियां बढ़ती गईं। मैंने तो अब पिछले दिनों नाम नहीं लूँगा, एक सीरियल करने गया था। पहले चाहे वो ओमपुरी हो, चाहे माधुरी दीक्षित हो, चाहे मीनाक्षी हो, चाहे अक्षय हो, चाहे सलमान खान हो, कोई भी हो, सब लोग अपने को एक्टर के साथ रिहर्सल करते थे डायलॉग की। अभी मैं गया कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के किसी जगह पर, सब ने अपनी अपनी लाइनें याद कर ली। डायरेक्टर ने उनको बिठा दिया, किसके बाद किसकी लाइन है। अगर आपने मतलब आप पूरा स्क्रिप्ट याद करो तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये इसके ये आप, जबकि ऐसा नहीं। जब हम लोग सीन करते हैं ये एक्टर बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, तो हमको पता होता है कि अच्छा अभी इधर इसको सुनना है, इसके बाद अच्छा ये बोल रहा है, इसको सुनना है। जब हमको यही नहीं पता कि किसको सुनना है और कैमरा कहाँ रखा है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्टर भी कुछ नहीं बोल रहा है, एक्टर रिहर्सल नहीं करते हैं। वो जो कंधे में रखने वाली भावना, वो जो प्रेम था, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। और इसी वजह से सिनेमा का वो, आप देखिए 500 करोड़ 1000 करोड़ कमाई, ये नहीं है। सवाल ये है कि आपने कितने दिल जीते। पैसा तो ठीक है, कोई ऐसा आदमी, मैं 12th फेल के लिए मुझे कई लोगों ने कहा आनंद जी फिल्म देखिएगा, अच्छी फिल्म। वेडनेसडे बनी, लोगों ने मुझसे कहा आनंद जी देखिएगा, अच्छी फिल्म। क्या मुझे किसी ने आके दूसरी फिल्मों के लिए कहा कि ये फिल्म जाकर देख? नहीं। इसका मतलब कि पैसा जरूर आया आपके पास, लेकिन सिनेमा ने दर्शक का दिल नहीं जीता कि वो दूसरों से कहे कि जाना है वो फिल्म देखना है यार, कमाल की, कैसे भी करके देखना। तो ये दूरियां जो समाज में 90 के बाद से और 2000 आते आते 10 साल के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ पैसा, प्रोग्रेस, पद, सिचुएशन, गाड़ी, बंगला, यही बचा है। जब कोई आदमी का नाम हो और वो कुर्सी पर मर जाता है या वो पैसे वाला एक्टर मरता है तो 1000 आदमी उसके बारे में कहते, लेकिन एक बड़ा आदमी गरीब होकर जब मरता है, कोई फेसबुक में उसके लिए ओम शांति नहीं लिखता, ना उसकी अर्थी के लिए जाता है। और अभी मैं भोपाल में एक लड़का मरा, वो मेरे फेसबुक में था, मैं उससे कभी रूबरू नहीं मिला था। वो आदमी मरा, फेसबुक में सब ने डाला ओम शांति, बहुत बुरा हुआ, दुखद हुआ। बाद में भोपाल से मुझे फ़ोन आया कि आनंद जी
इसमें 200 लोगों ने ओम शांति लिखा है। वहाँ अर्थी उठाने के लिए 2 आदमी थे, 2 थे ही नहीं, 4 कांधे भी नसीब नहीं हुए। ये स्थिति दयनीय है समाज को। हम ये नहीं कह रहे आप पैसा मत कमाइए, आप सब अडानी हो जाइए, आप सब अंबानी हो जाइए, एलन मस्क हो जाइए, लेकिन मृत्यु और बुढ़ापे को नहीं रोक सकते। आप जितने दिन स्वस्थ हैं, दुनिया आपके साथ है। जिस दिन आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, कोई नहीं खड़ा होता है, कोई नहीं आता है, कोई आपकी मदद नहीं करता है। ये कटु सत्य है। इसलिए प्रेम अपने अभिनय के साथ कीजिए, अपने आप से कीजिए, समाज से कीजिए। मैं तो पशुओं से करता हूँ, मुझे तो जानवरों से प्यार है। मैं तो इंसान से ज्यादा जानवरों को प्यार करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। उसी तरह से ये जो बना है कि लोग पहले सब लोग बैठते थे, एक साथ कहानी सुनते थे, वो गाना, गीतकार सब हीरो हीरोइन सबके सामने गाना सुनाता था, संगीतकार सामने बैठ के धुन बनाता था, अभिनेता राइटर की बात सुनता था कि ऐसे नहीं, ऐसे डायलॉग बोलो। अब आज किसी राइटर के माइक डाल की हिम्मत नहीं कि वो किसी हीरो को बोले तू ऐसे नहीं ऐसे बोलना। लेकिन कमाल अमरोही जैसे लोग मीना कुमारी को बैठकर या दिलीप कुमार साहब को या मधुबाला जी को कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, यूसुफ मियाँ इसको ऐसे नहीं ऐसे बोली। तब कोई टीचर, कोई कास्टिंग डायरेक्टर कुछ नहीं था। जो राइटर था और जो डायरेक्टर था, राइटर जुमला कैसे बोलना है वो समझाता था और डायरेक्टर उसके इमोशन समझाता था, और शूटिंग होती थी। कोई एक्टिंग, कोई ट्रेनिंग, कुछ नहीं था। और आज वो विश्वविद्यालय है। इसलिए वो जो प्रेम है वो खाली सिनेमा में नहीं, थिएटर में नहीं, जीवन में भी प्रेम बनाए रखिए। जो हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो आपके श्याम बेनेगल जी आज जीवित हैं, ऋषिकेश मुखर्जी नहीं हैं, जो भी आपके निर्देशक वर्तमान के, कोई नया बच्चा भी हो, अगर आपको 8 साल का बच्चा डायरेक्ट कर रहा है तो वो आपका बॉस है, उससे प्रेम से बात कीजिए ना, उसे बच्चा मत समझिए। तो ये चीजें नष्ट हुई हैं जो मेरे हिसाब से लगती हैं। इसकी व्याख्या मैं यही दे सकता हूँ। मैं आपको फिर से दूसरे धर्रे पे लाता हूँ। थोड़ी देर पहले आपने बताया कि जो ऋषिकेश मुखर्जी की बात की, आपने अजीज मिर्जा वगैरह की भी बात की कि सेट पे कैसे शूटिंग होती थी, क्रिकेट भी खेलते थे, पत्ते भी खेलते थे। कहीं ना कहीं वो जिस किरदार को आप निभा रहे हैं उससे अलग काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो एनएसडी है या जो थिएटर है, वो कलाकार को 24 घंटे उसी कैरेक्टर में डूबे रहने की बात करता है। ऐसे में अभिनय करना कितना कठिन हो जाता है जब इस ढंग के चीजें आप करते हैं तो। नसीरुद्दीन शाह साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नहीं जाता तो भी मैं एक्टर बनता। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो या कोई भी विद्यालय हो या कोई नाट्य संस्था हो, अभिनय एक प्रक्रिया है। जब हमको एक नाटक डायरेक्टर कहता हम ये नाटक कर रहे हैं, उसकी रीडिंग करता है, सबसे रोल पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद वो 10-15 दिन के बाद कहता है कि ये तुम ये रोल कर रहे हो, तुम ये रोल कर रहे हो, तुम ये रोल कर रहे हो। तब हमें पता चलता है कि हम इस नाटक में ये रोल कर रहे हैं 15 दिन के बाद। उसके बाद फिर हम उसे गंभीरता से पकड़ते। तो हम नाटक को पहले पढ़ रहे होते हैं कि अच्छा नाटक ये है, नाटक की कहानी ये है, ये कैरेक्टर ये करता है, ये करता है। अब जब हम उस किरदार को हमें डायरेक्टर दे देता है, अब हम उस किरदार के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि अच्छा ये कैरेक्टर है, तो इसका पास्ट क्या है, इसका उससे संबंध क्या है, ये इस घर में आया तो क्यों आया, किस वजह से आया, इसके जो बात कर रहा है उसका व्यवहार क्या होगा। तो वो प्रक्रिया शुरू होती है हमारी कैरेक्टराइजेशन की। तो जब एक परिस्थिति में हम पहुंचते हैं और मैं ऐसे देख रहा हूं कि एक औरत जिससे मैं मिलने आया हूं वो एक बच्चे को मारते हुए ला रही है, तो मुझे, मैं आराम से इधर देख रहा हूँ और एकदम आवाज़ आई, अरे क्यों मार रही है।
लेकिन वो माँ बेटे का मामला है, माँ बेटी का मामला है, मैं नहीं बोल सकता। ये बहुत मार रही, तो फिर निकल जाता मुझसे कि बच्ची है, छोड़ दो उसे, क्यों मार रही है। उसने कहते आप चुप रहिए, मेरा घर का मामला है। तो उसने जब कहा कि आप चुप रहिए, मैंने तो कहा कि भाई मत मारो, बच्ची है, छोड़ दो उसे। और उसने कहा आप चुप रहिए, हमारे घर का मामला है। ये उसका एक्शन हो गया, अब उसका रिएक्शन मेरे ऊपर है। तो हम उस प्रक्रिया से प्ले में धीरे 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 हम रोज रिहर्सल करते जाते हैं, उस प्रक्रिया में अपने कैरेक्टर को ढालते चले जाते हैं। ये प्ले की सिचुएशन होती है। सिनेमा करते हैं तो सिनेमा में हमको स्क्रिप्ट मिल जाती है, सेम चीज करनी है कि एक औरत जो है, मैं जिससे मिल रहा हूँ, अपनी बेटी को मारती हुई लाएगी, और जो देखने के मार रही है, अरे छोड़ दो, बेचारी बच्ची है, उसको। तो हमें पता, तो हमने पढ़ लिया कि हाँ भाई वो आएगी, है ना, वो हिमानी शिवपुरी मारती हुई आएगी उसके लवलीन को, और मैं उसे कहूँगा ऐसे, वो कहेगी तो कट, इतना ही। फिर मेरा क्लोजअप है रिएक्शन का। तो टुकड़ों में काम होता है। तो फिल्म में हमें पता है कि भाई इस बार क्या सीन कर रहे हैं। बोले वो हिमानी मारेगी लवलीन को, आपको देख के लाइन बोलनी है, कैमरा जो है मास्टर शॉट में लगा है, हिम्मत मारो, छोटी बच्ची है, कट टू, उसका क्लोज है, फिर कट आपका क्लोज है, ओके ठीक। तो हमें पता है कि अभी इतना ही करना है कि मत मारो उसे यार, बेचारी बच्ची है, इतना ही बोलना है। तब तक लाइटिंग वाइटिंग सेटिंग चल रही, मार्किंग, कैमरा लग रहा है, हम लोग अपना खेल रहे हैं, पता है हमको कि ये सीन करना है। तो यहाँ आते हैं, आज सिनेमा की एक्टिंग का होता है स्विच ऑन स्विच ऑफ। वो जो थिएटर जो से होता है ना कि पूरा डूब जाना है ना, पागल हो जाएगा। एक नाम लेता हूँ फिर खत्म करता हूँ। ये अपने एक मनोहर सिंह जी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बहुत माने जाने ग्रेट एक्टर, तुगलक की आवाज। लेकिन सिनेमा में जब आए वो तुगलक से निकल नहीं पाए। हमारे दोस्त मर गए राजेश विवेक, उन्होंने एक नाटक रंजीत कपूर का था, उसमें बाबा का रोल करते थे, जिसकी वजह से उनको श्याम बेनेगल ने अपनी फिल्म में लिया। वो भी वैसे ही आँख ऐसे करके। सिनेमा स्विच ऑन स्विच ऑफ, कि हम जैसे यहाँ खड़े हुए, हाँ जी क्या करना है, वो सर वो लाइन देख के बोलनी है, ठीक ओके, आए खड़े हुए, हाँ रेडी आए तो खड़े हुए, कंट्रोल किया, अब मैं वो कैरेक्टर हूँ, ये गया, हाँ रेडी हुआ, एक्शन। मत मारो यार, बच्ची है, कट, बस खत्म। इसमें इतना डूबने की जरूरत नहीं, स्विच ऑफ सिनेमा। मेरी कई कलाकारों से बातचीत हुई जी, उसमें मनोहर सिंह जी भी शामिल है, एनएसडी के तमाम कलाकार हैं, जी, जिन सारे लोगों ने मुझसे कहा कि हम एनएसडी की जो ट्रेनिंग लेके आए हैं मेथड एक्टिंग की, वो उस वजह से हम सिनेमा में सफल नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, मेथड एक्टिंग, देखिए क्या होता है, एक्टिंग बहुत प्रकार की है। स्लैपस्टिक कॉमेडी है जो चार्ली चैपलिन, मेथड है। अब मेथड एक्टिंग का जैसे ये कप है, अब ये कप है, मुझे इसके साथ शूटिंग करनी है, तो अब मुझे इस कप के साथ अपने पूरे चीज को रिलेशन बनाना है, इसको फील करना है कि मेरा कप है ना। तो ये जो चीजें होती है, ये सिनेमा में दिलीप कुमार साहब बहुत बड़े मेथड एक्टर, क्यों नहीं सक्सेस नहीं है क्या? अल पचिनो मेथड एक्टर, इतना बड़ा स्टार। ब्रैड पिट आज भी वो अपने टीचर के पास साल में 3 महीने ट्रेनिंग लेने जाता है बॉडी लैंग्वेज की। आपका इसका टाइटैनिक वाला क्या नाम, हाँ उसका, वो ये लोग अभी भी साल के 3 महीने थिएटर टीचर से ट्रेनिंग लेते हैं। थिएटर और हारमोनियम, थिएटर और हारमोनियम, हारमोनियम संगीत की माँ है, थिएटर कला की जननी है। क्या ये कहा जाए कि आज की तारीख में जितने भी फिल्म कलाकार हैं, सभी को कम से कम 2 साल के बाद 3 महीने के लिए थिएटर करना चाहिए? जी, बिल्कुल। मैं इस बात के लिए मैं
चैलेंज कर सकता हूं कि जितने भी बड़े एक्टर हैं, चाहे वो कोई भी हो, बहुत बड़ा स्टार जो 50 करोड़ रुपए लेता हो, 100 करोड़, 300 करोड़, अगर वो अपने आप को जीरो करके वापस से रिफिल करना चाहता है, यानी अगर ये कप खाली हो गया है तो इस कप के अंदर मुझे वापस से चाय भरनी पड़ेगी। इसी तरह से मेरे अंदर जितना भी क्रिएटिविटी है वो धीरे धीरे 1 फिल्म, 2 फिल्म, 3 फिल्म, 4 फिल्म, 10 फिल्म के बाद खाली होती है। तो जब ये खाली स्पेस को भरने के लिए मैं किसी गुरु के पास जाऊं, किसी थिएटर ट्रेनिंग लूं, किसी फिल्म टीचर के पास जाऊं, वापस से अपने इमोशंस पे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, अपने कैरेक्टराइजेशन पर काम करूं और फिर रोल करूं। मैं चैलेंज करता हूं कि वो एक्टर जो पिछले दिनों जो काम किया उससे ज्यादा ऊर्जावान, ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर निभा पाएगा। बिल्कुल शर्तियां कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं। किसी भी चरित्र को निभाने के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, एक तो कलाकार के अपने जीवन के अनुभव और दूसरी उसकी कल्पना शक्ति। आप किसका कितना उपयोग करते हैं? हाँ, मेरी जीवन में मेरे जो, जैसे हम एक्टिंग में कहते हैं मेमोरी रिकॉल, दैट इज कॉल्ड मेमोरी रिकॉल, जिसको आपने कहा कि आप अपने अनुभव, और दूसरा आपने कहा कि कल्पना, इमेजिनेशन। तो जब हम रंगमंच में काम करते हैं तो मैंने बहुत बार बादल सरकार के साथ, बैरी जॉन के साथ, जॉन मार्टिन के साथ, ई बारवा के साथ, बहुत सारे डायरेक्टर के साथ हमने अपने अनुभवों को, जाती अनुभवों को अपने अभिनय में ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए किया है। जैसे मुझे याद है कि घासीराम कोतवाल में मैं चोर ब्राह्मण का रोल करता हूँ। मेरी अग्नि परीक्षा में माइम में गोला रखा जाता है और मैं हाथ जलता है और मुझे वो घसीट के ले जाते हैं। तो उस वक्त मैं अपने मरे हुए पिता को याद करता था, तो मेरी अपनी मेमोरी रिकॉल में जाता। कल्पना शक्ति में मैं कल्पना शक्ति से ज्यादा मैंने जो उपयोग किया है वो उपन्यासों को किया है। मतलब मैंने कल्पना में, जैसे कहा कल्पना में मैंने माइंड में किया कल्पना कि जैसे मान लीजिए मुझे प्रॉपर्टी नहीं है और मुझे ऐसे दिखाना है कि मुझे पानी पीना है, यहाँ गिलास रखा हुआ है, तो मैंने ऐसे दिया, ऐसे पकड़ा गिलास को, यहाँ लाया। ये मैंने माइंड में कल्पनाएं की हैं। लेकिन एज एन एक्टर मैं अगर किसी किरदार को करता हूं तो या तो मैंने ऑब्जर्वेशन जो किया हुआ, मतलब अनुभव जिसे कहते हैं, कि मैं जैसे इसमें शेक्सपियर का प्ले में करता था बगरो बसंत, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, तो उसमें 3 तबके हैं, एक ईश्वर है, एक राजा महाराजा है और एक गांव वाले जो नाटक करते हैं। तो मैं उसमें गांव वाला बना। तो सब किसी ने अपना ये पकड़ा, मैंने कहा यार मैं क्या क्या है, बोले तुम बाद में लड़की बनते ये। तो मैंने अपने याद किया कि मेरी अम्मा घर में जो पुराने कपड़े होते थे उसकी कथरी बनती थी, जितना कपड़ा होता था काट के कैंची से इधर उधर, कैंची भी नहीं थी, प्लेट थे, सब अंगूठा पकड़े से मार, और फिर उसमें बड़े बड़े धागा से कथरी बनाती थी, और वो कथरी बड़ी कमाल की, उसी में मजा आता था सोने में। तो मैंने उस नाटक में फ्रिट्ज बेनाविट्स को बोला कि मैं ऐसा करूँगा। बोले व्हाट इज दिस? मैंने कहा सर सी। तो मैं गया भोपाल में एक उसके दर्जी के यहाँ, कतरन सब उठा लाया, फिर कपड़ा थैली में भर लिया, धागा सुई धागा सूजा इतना बड़ा लेके, और करते करते नाटक तक वो इतनी बड़ी कथरी रिहर्सल में बना डाली मैंने। फिर बाद में कहता इज लुकिंग वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। तो वो ऑब्जर्वेशन जो है वो ज्यादा बेहतर यूज करते हैं। जैसे मेथड में जो लोग, यार मेथड में क्या करते हैं, जैसे अब ये कमरा है, अब इस कमरे में हम मेथड एक्टिंग के लिए बोलते हैं। तो अब ये कमरा में मैं वहां पर जाके बैठ जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये कमरा आपका है और इस कमरे में आप अपने कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। आप आएंगे, दरवाजा खोलेंगे, कबाड़ खोलेंगे, मोबाइल रखेंगे, चार्ज लगाएंगे,
है ना, यहाँ आएंगे, बैठ के कौए को देखेंगे, खिड़की खोलेंगे, पर्दा बंद करेंगे, बत्ती बंद करेंगे, तकिया, सोएंगे, लेटेंगे, टेबल, गिलास, मतलब जितना कुछ एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इन चीज़ों के साथ अपना अटैचमेंट। अब इसी कमरे में एक लड़की भेज देता हूँ जिसको आप नहीं जानते, एक लड़की भेज देता हूँ कि मैं अब वो लड़की को मैं कहता हूँ तुम इसको नहीं जानते हो, तो जो लड़की आई नहीं जानती, अब उनके साथ क्या होगा? तो कई तरह के आदमी होते हैं, हु इज दिस, मे आई नो, हु आर यू? लड़की चंचल होगी, यहाँ आई एम निशा, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, वो किसी ने बोला कि यहाँ मेरा वेट करना है, मेरा घर है, यहाँ कैसे वेट कर सकते तुम? अब ऐसे रिलेशन डेवलप कर, तो मेथड एक्टिंग। लेकिन कितना भी करने के बाद कैमरे के सामने जब आप जाते हो आपको उतना वक्त नहीं मिलता है, इसलिए गड़बड़ा जाते हैं ना। थिएटर में आपने डायरेक्टर ने रोल दे दिया, आपके पास स्क्रिप्ट है, आप बात करते हो, डिस्कस करते हो, फिर रूम पे जाते हो, फिर एक गांजा मारते हो, उसके बाद फिर डूब जाते हो, फिर करते हो। यहाँ सिनेमा में तो आपको ये मेकअप हुआ, लाइन मिली और आपका कोई मेथड नहीं है। इनर सोल जो आपने जितना भी किया है उसका रिएक्शन आएगा, जो भी मेथड किया, स्लैपस्टिक किया, फोक आर्ट किया, जो भी किया आपने, ब्लैक कॉमेडी की, वो जो आपकी सोल रिएक्ट करेगी वही होगा, बाकी चीजें नहीं होती। तो मैं ऑब्जर्वेशन स्टडी, मेरे लिए मेरे नॉवेल्स मुझे बहुत काम आते हैं। मुझे जैसे कैमरे में देखना, किसी ने बोला कि आनंद जी आप खिड़की से बाहर देख रहे हो, ये कैमरा है और आप देख रहे हैं कि बहुत शानदार बारिश हो रही है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ओके, मैं फिर ढूंढता हूँ कि किस नॉवेल मैंने पढ़ा था थोड़ी देर, तो मुझे पता है रेडियो, ठीक, फिर मैं कहता हूँ ओके रेडी, सब हो गया यार, हो जाता है। तो हमारे अंदर जो मेमोरीज हैं वो हमारी, बेसिकली एक्टिंग इज सेल्फ टॉर्चर, एक्टिंग सेल्फ टॉर्चर है। अगर आप अपने आप को टॉर्चर कर सकते हैं तभी अच्छे एक्टर बन सकते हैं, वरना नहीं। आपने कितना पढ़ा है और कितना समझा है, हम मशीन नहीं है, एक चीज को एज इट इज दोबारा नहीं कर सकते, हम इंसान हैं। कभी हमारा ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, बदलता है। इसीलिए हम रोबोट नहीं हैं, हम इंसान हैं। जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो हम सीख रहे होते हैं, और जब हम एक्टिंग करते हैं, जैसे थिएटर एक्टर का मीडिया है और फिल्म डायरेक्टर का मीडिया। आज की तारीख में सिनेमा एक्टर का मीडिया हो गया और डायरेक्टर थिएटर का मीडिया हो गया। ये सबसे ज़्यादा तबाही है और यही सब कुछ खत्म हो चुका है। ना अच्छा थिएटर हो पाता है और ना अच्छा सिनेमा बन पाता है, क्योंकि आपने उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो छीन लिया। आनंद मिश्रा जी, फिल्मी संघ के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ आप सबका, और आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे।